पंचो आज हम आवा है कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या में और यहीं हमारी बात होती है। अपन नाम और पद सबसे पहले बताओ। किसान भाइयों नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह, सस्य वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा। बिल्कुल, और ख़ास करके सस्य वैज्ञानिक की बड़ी भूमिका होता है किसान के उत्पादन में, जी है कि नहीं। सारी चीज़ें यहीं से निकल के आती। तो सबसे पहले क्या कहा चाहिए, यह शायद कैसे विकसित भारत संकल्प अभियान चलता है। हाँ जी, ये किसान भाइयों 29 मई से स्टार्ट हो रहा है विकसित कृषि संकल्प अभियान जी और ये 12 तारीख तक चलेगा। हर जनपद में 3-3 टीमें बनाई गई हैं और 3 टीमें प्रतिदिन 3-3 गाँव में अयोध्या जनपद के रहेंगी, जिसमें किसान भाइयों को जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है और संतुलित उर्वरक का प्रयोग है या मृदा की जांच के विषय में डीएसआर है और जितनी भी व्यापार मार्केटिंग से संबंधित अन्य विभागों की इन योजनाओं के बारे में किसानों के खेत पर जाकर के, गाँव में जाकर के सभी जो टीमें निर्धारित की गई हैं वो जाकर के किसानों को अवगत कराएंगी और शासन के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी किसानों को जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल। तो जो पंच भैया सबसे पहले खेती करे चाहता है कि नहीं, उनसे आप का कहा चाहिए कि शुरुआत में का ध्यान दिए शुरू करें। कैसे खेती तो हुई मटिए में, जी माटी का जांच बहुत जरूरी है। उन्नत तकनीक यानी उन्नत किस्म के बीज अपनावें। शुरुआत से आप का कहा चाहिए कि का सावधानी रखें। ये किसान भाइयों को सबसे पहले ये जो अब आपकी फसल गेहूं की कट के खेत खाली हुए हैं तो सबसे पहले तो इसमें आपको सॉइल की जांच करा लेनी चाहिए, मृदा की जांच। 1 एकड़ खेत से 4 से 5 जगह से नमूना ले लेना चाहिए और मेड़ से 1.5 से 2 फीट दूरी छोड़ करके चारों तरफ से, चारों कॉर्नर से ले लें और एक बीच में से ले लें। 1 एकड़ खेत में से अगर नमूना लेते हैं तो इस प्रकार से 5 जगह से नमूना लेते हैं और नमूना लेने की विधि ये है कि 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक की मिट्टी लें। अगर आधा किलो 5 जगह से हम इकट्ठा करते हैं तो उसको पक्के फर्श पर या पॉलीथीन पर बिछा लें और उसे गोल बना करके 4 हिस्सों में बांट दें। आमने सामने के भाग हटाते चले जाएं। जब आधा किलोग्राम हमारी मिट्टी बचती है तो उसको पॉलीथीन की थैली में रख लेते हैं, आधा किलोग्राम मिट्टी को, और उसमें क्या कहते हैं अपना नाम, गांव का नाम, अपने खेत का नंबर या कौन सा हमारा खेत है, कौन सी हम फसल बोए थे पिछले बार, अब आगामी कौन सी फसल हम इसमें लेंगे, ये सारी डिटेल लेकर के आप उस मृदा प्रयोगशाला में इसको परीक्षण हेतु भेज सकते हैं और परीक्षण होने के उपरांत ही जो संस्तुत मात्रा है उर्वरक की उसका प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल। अब खास करके गर्मी चलती है तो गर्मी की जुताई का बड़ा लाभ। हाँ, गर्मियों की जुताई किसान भाइयों को अवश्य करनी चाहिए। तो गर्मियों की जुताई इसलिए करनी चाहिए कि सबसे पहले तो अब आजकल देख रहे हैं कि जो आधुनिक युग हो रहा है इसमें हैरो और कल्टीवेटर का प्रचलन बिल्कुल ख़त्म सा होता चला जा रहा है। धीरे धीरे रोटावेटर पर बहुत डिपेंड हो गए। तो इसमें क्या कि जो रोटावेटर है हमारा ऊपरी सतह की ही जुताई करता है तो उसमें हार्ड पेन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा ये होता है कि जो हम DAP फास्फोरस भी डालते हैं तो वो भी हमारा 35 से 40% पौधे उपभोग कर पाते हैं। बाकी की जो मात्रा है वो मृदा में ही फिक्स हो जाती है, वो भी एक हार्ड पेन बना देती है। तो इसलिए किसान भाइयों गर्मियों में एक गहरी जुताई अवश्य करा दें। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। जो हमारे खरपतवार की समस्या होती है 25 से 30% खरपतवार की समस्या समाप्त हो जाती है अगर हम गर्मियों में अगर गहरी जुताई करा देते हैं खेत की, जिसमें जो हमारे हानिकारक कीड़े मकोड़े हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और ये जो हमारी जो जल धारण क्षमता है मिट्टी की वो भी बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों को ये गर्मियों में एक बार गहरी जुताई अवश्य करानी चाहिए। बिल्कुल। तो वो कहावत है कि ना, काम के आम गुठलियों के दाम। खेती में सब कुछ त्योहार से ही, सिर्फ एक गर्मी में गहरी जुताई कराओ। खास करके ये कहा ना गहरी जुताई। जी, गहरी जुताई। अब इसके साथ साथ गहरी जुताई के अलावा जो किसान भाई हमारे इस सीजन में धान लगाना चाह रहे हैं, जो कुछ नर्सरी भी डालेंगे, किसी ने किसान भाई ने जो अगेती प्रजाति है उसकी नर्सरी डाल भी दी गई होगी जी। तो उन किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना है क्योंकि हमारी जो मृदा का कार्बनिक पदार्थ है वो बहुत कम होता चला जा रहा है और देखेंगे ये होना चाहिए 0.5 से 0.8% और ये 0.2 से 0.3 आ गया। जैसे इंसान के शरीर में ब्लड होता है, अगर ब्लड को निकाल दिया जाए तो इंसान कितनी देर जीवित रहेगा। ऐसे ही मृदा है, मृदा में अगर कार्बनिक पदार्थ को निकाल दिया जाए तो मृदा उत्पादन देने में सक्षम नहीं रहेगी क्योंकि उसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए, अगर खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी विधा है। अगर खेती के साथ साथ पशुपालन करने तो पशुओं का जो भी वेस्टेज है वो आपके खेत में जाता है, चाहे गोबर है या मलमूत्र है या कूड़ा करकट है वो खेत में जाएगा तो उससे हमारी कार्बनिक पदार्थ। अगर ये नहीं हो पाता है, पशुपालन किसी कारणवश नहीं पाल रहे हैं क्यों घर में आजकल समस्याएं हैं
को 4 बच्चे हैं तो चले गए हैं कहीं नौकरी करने, कोई बुजुर्ग हैं नहीं कर पाते, तो इसके अल्टरनेट विकल्प हैं। तो अल्टरनेट विकल्प में आपकी हरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, नाडेप है या ग्रीन मैन्योरिंग है। ये इस तरीके से अगर इनकारपोरेट करते हैं हम खेत में तो उसके विकल्प के तौर पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। तो हरी खाद सबसे अच्छा विकल्प है जो किसान भाई हमारे धान की खेती करते हैं उनके लिए, क्योंकि इस समय अगर हरी खाद की प्लानिंग करनी होती है कि आपको प्लानिंग इस हिसाब से करनी है कि आपकी जिस दिन नर्सरी डाल रहे हैं उस दिन 45 से 50 दिन की आपकी हरी खाद पलट जानी चाहिए। तो 20-25 दिन में की नर्सरी आप तैयार करेंगे तो जब तक वो डिकम्पोज तेजी से हो जाती है। अगर किसी कारण बस उस दिन भी अगर नर्सरी लगाने जा रहे हैं उससे 2-4 दिन पहले अगर हरी खाद पलट दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अच्छा ये रहेगा कि प्लानिंग इस हिसाब से करेंगे 45 से 50 दिन जब कंप्लीट हो उस दिन आपकी नर्सरी पड़नी चाहिए। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है प्रति केजी के हिसाब से ढैंचे की। अब इस समय तो इस बार ढैंचे का बीज ज़रा कॉस्टली है क्योंकि 115 से 120 रुपया किलो है। और आप अगर जो किसान भाई इच्छुक हैं, हमने कृषि विज्ञान केंद्र पे कम से कम 6-7 हेक्टेयर में ढैंचे की हरी खाद बुवाई करा दी है और बड़े अच्छे से जर्मिनेशन भी हुआ है, देख सकते हैं। इसमें यही सावधानी रखनी है किसान भाइयों को, जो 45 से 50 दिन पे ही पलटना चाहिए। क्यों 45 से 50 दिन पे इसलिए पलटना चाहिए कि जो इसकी लकड़ी होती है ढैंचे की फिर वो हार्ड हो जाती है, डिकम्पोज होने में समय लगती है। दूसरा तकनीकी पहलू इसका ये होता है कि इसमें नूडल्स पाई जाती हैं। जब जड़ को पौधे को पुल करेंगे तो नूडल्स रहेंगी जड़ों में, तो वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, उन्हीं में हमारा नत्रजन रहता है। जब डिक्रीज होंगी तो वो इतना लाभदायक नहीं रहेगा, तो इसलिए 45 से 50 दिन पे इसको पलटते हैं। इससे हरी खाद पलटने से एक तो किसान भाई को हमारे को वीडीसाइड जो खरपतवार नाशी हम डालते हैं धान के खेत में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल निश्चिंत रहें किसान भाई, इसमें कोई 2000 रुपये की बचत जो आप इधर बीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उधर आपकी वो बचत मेकअप हो जाएगी। दूसरा क्या है कि हमारा उत्पादन 25 से 30% आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि आजकल किसान भाई आप देखते हैं कि डीएपी और यूरिया पे खेती ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारा पोटाश कॉस्टली हुई है और कुछ जानकारी का अभाव भी रहता है, तो वो केवल डीएपी और यूरिया ही डालते हैं, पोटाश नहीं डाल पाते हैं। तो जितना नत्रजन और फास्फोरस महत्वपूर्ण उतना हमारा पोटाश है। जो हम संतुलित उर्वरक की बात करते हैं तो वो नहीं हो पाता है। अब ये हरी खाद में क्या है कि कुछ न कुछ मात्रा में सारे 17 जो आवश्यक पोषक तत्व हैं सभी उपलब्ध हो जाते हैं। अलग से जैसे कहते हैं ना कि टॉनिक, किसान भाई कहते हैं टॉनिक दे दीजिए, जाइम दे दीजिए, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार हरी खाद पलट दें 45 से 50 दिन में निश्चित तौर पर धान का उत्पादन और धान की चमक और साइज, रंग, रूप, आकार एकदम चमकीला रहेगा। नहीं तो अगर किसान भाई को यकीन नहीं होता है तो 1 एकड़ में हरी खाद पलटने के बाद कर लें, 1 एकड़ में जैसे कर रहे हैं उस विधि से कर लें। अगर लाभ नहीं मिलता है तो अगली बार ना करें। तो सनई ढैंचे के बीज तो ये कभी मिल जाते हैं। वैसे हरी खाद सबसे अच्छी सनई की होती है, मगर सनई का क्या है कि सनई में नील गाय का प्रकोप बहुत तेजी से होता है, इसलिए ढैंचे की हरी खाद अगर जो प्राकृतिक हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं तो उसमें ढैंचा के साथ साथ और भी फसलें मिला सकते हैं। मिक्स्ड ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं। ढैंचे के साथ आपका उड़द हुआ, मूंग हुई, मूंगफली हुई, खरीफ में ही मूंगफली बोई जाती है, मूंगफली हुई, तिल हुआ, इस तरह की 8-7 प्रकार की जो दलहनी फसलें हैं उनका समावेश कर लेंगे। तो इनके बीज यहाँ मिल जाते के बीके पे? नहीं, इसका बीज तो प्राइवेट से ही लिया गया है इस बार। अच्छा। वहाँ से साथ मतलब गवर्नमेंट ये मैं पूछे मतलब रहा कि यहाँ ना आपका बहरे लिए का है। हाँ, लेता ही सावधानी रखे का विश्वसनीय दुकान से। जी। दूसरी चीज़ आपसे जानना चाहिए कि कौनो भी चीज़ अगर करते ही तो अगर उन्नत तकनीक का उपयोग करते बुआई में, जैसे धान की रोपाई हो जाती है तो एक बड़ा महत्व होता है। किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो सबसे पहले है कि आप किस प्रजाति का चुनाव कर रहे हैं, आपकी मिट्टी कैसी है, आपके यहाँ जल भराव वाली है या अपलैंड है। अपनी मिट्टी की और आपके जलवायु के हिसाब से प्रजाति का चुनाव करना चाहिए। आपको कम अवधि की प्रजाति लेनी है या अधिक अवधि की लेनी है, या ज़्यादा उत्पादन लेने वाली लेनी है या कम उत्पादन देने वाली लेनी है, महीन लेनी है या महीन लेनी है या मोटा लेनी है। कभी कभी होता है कि 1-1 महीने पानी भी भरा रहता है, तो उस हिसाब से प्रजातियों का, जहाँ जल भराव वाली स्थिति है तो वहाँ जैसे किसान भाई हमारे MTU 70-29 को प्रेफर करते हैं। उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है, हाइब्रिड से भी ऊपर उत्पादन चला जाता है। मगर एक डिमेरिट उसमें रहता है कि जब अगली हम नेक्स्ट क्रॉप लेते हैं वीट की, उसका उत्पादन बहुत कम हो जाता है। अगर अपलैंड कंडीशन है तो इस समय किसान भाई जो की पसंद बनी हुई थी सरजू बामन का एक विकल्प आपके इसमें मार्केट में है, IR 6456। उसका उत्पादन बहुत अच्छा है, 120 से 125 दिन में पक करके तैयार हो जाती है।
ये जो आपकी सावा सब्वन थी उसी से डेवलप करके ये IR 64 सब्वन किया गया है। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पिछली बार कई किसानों ने भी लगाया, हमने भी प्रक्षेप कराया और उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की तरफ से सीड प्रोडक्शन बीज उत्पादन कार्यक्रम में दिया गया। बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया। अपने सभी बात खत्म करिए, इससे पहले हम जानना चाहते ना सीरियल के बारे में थोड़ा सा कहा चला, क्या कहा चला। तो ये जो धान की भी बात चल रही थी, इस सीजन के बारे में बात करेंगे। दूसरी हमारी ये प्रजाति, नहीं धान के बारे में अगर बात करते हैं तो एक बात ही बताओ चलें कि क्या ध्यान रखे जरूरत है। वही मैं प्रजातियों की मैं बात कर रहा था। अगर जो हाइब्रिड बोना चाहते हैं उनके लिए अल्टरनेट NDR 2065 है, 2064 है, ये हमारी प्रजाति है। बस एक दो चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपकी मिट्टी मजबूत है, अगर फर्टाइल वेल फर्टिलाइजर, तो उसमें उर्वरक की मात्रा कम देंगे, क्योंकि उसमें फिर आगे चल के लॉजिंग हो जाती है, उसमें उत्पादन घट जाता है। बाकी किसान भाइयों को जब बीज नर्सरी डालते हैं उस समय बीज का उपचार बहुत जरूरी है। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, अगर हम बीज उपचार कर देते हैं तो वो बीमारियां लगने की संभावना कम रहेगी। खास करके ये फाल हुआ या और बीमारियां हुई तो इसमें एक आपने देखा हुआ हल्दिया रोग भी आता है ना, वो पाउडर सा जब अगर लग जाता है तो उसमें किसान भाई कितनी भी दवा डाल दे कंट्रोल नहीं होता। उसका सबसे अच्छा उपचार है बीज उपचार। बीज उपचार ये जिसे कहते हैं टीकाकरण या बीज शोधन, वही एक ही पद्धति है। बीज को शोधित कर दें। सबसे पहले आप जो बीज लेके गए हैं तो उसको कार्बन डाइजिम या बाविस्टीन से 2 ग्राम मात्रा प्रति kg बीज के हिसाब से उपचारित कर देंगे। उसके बाद जब आप बीज को पानी में भिगोएंगे ड्रम में या किसी उसमें, तो उसमें एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 25 किलोग्राम सीड के लिए एक पुड़िया स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की पर्याप्त रहती है। उसे घोलने का तरीका किसान भाइयों को पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पानी में डाल देंगे तो उसमें फपोले बन जाएंगे, समान रूप से उसका पाउडर घुलेगा नहीं। बहुत माइन्यूट सा गुनगुना पानी एक गिलास में या कटोरी में लेकर के उसे अलग से घोल लेंगे, फिर उसी में पानी में डाल देंगे। 24 घंटे या 36 घंटे जो भी आप डिप करके रखते हैं वो उसमें डिप रहेगा, ट्रीटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब उसको निकाल लेंगे बीज को, उसके बाद वो जो कार्बन डाइजिम बताई थी, उसके बाद उससे कार्बन डाइजिम या बाविस्टीन या ट्राइकोडर्मा का भी यूज कर सकते हैं। 4 से 5 ग्राम मात्रा प्रति kg बीज के साथ। बीज को नर्सरी जब हम तैयार करते हैं तो उसमें विशेष ध्यान हमारे किसान भाइयों को रखना होता है। बीज उपचार करके सही समय पे, ज़्यादा वो धूप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए दोपहरी पड़ रही है, पानी गर्म है, उसमें बीज डाल दिए तो उसमें नुकसान रहेगा। शाम के समय ठंडा जब पानी का वो हो जाए वातावरण, तो उसके बाद नर्सरी डालनी चाहिए। नर्सरी 20 से 25 दिन की ही नर्सरी की रुपाई कर देनी चाहिए। अगर ज़्यादा दिन की रुपाई करते हैं उसमें भी हमारा उत्पादन घट बिल्कुल। आप रहे डॉक्टर पंकज सिंह भैया जो सस्य वैज्ञानिक रहे कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या से। कहियो फिर सीरियल के बारे में आपसे बात करबे, लेकिन आज अपने पंच भैया का ना इतनी बढ़िया जानकारी दी, एक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।